चीन ने अचानक से अपने रेगिस्तान में छोड़े 12 लाख खरगोश। दोस्तों, जब भी कुदरत से छेड़छाड़ करने की बात आती है तो चीन का नाम सबसे पहले लिया जाता है, फिर चाहे वह 100 करोड़ चिड़िया को एक साथ मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो या पूरी तरह से बर्बाद। मगर अचानक से 12 लाख खरगोश को रेगिस्तान में तड़पकर मरने के लिए छोड़ने के पीछे चीन का क्या सीक्रेट प्लान है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमें इतिहास के सबसे बड़े खरगोश जनसंख्या विस्फोट के इस इंसिडेंट पर नजर डालनी जरूरी है, जिसने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया था। यह बात है 1850 की। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा आबादी नहीं थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में आकर कॉलोनाइज करना शुरू किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें अपने देश जैसा महसूस नहीं होता था और उन्हें खरगोश भी काफी पसंद थे। इसलिए वर्ष 1859 में यूरोपियन रैबिट्स तोहफे में भेजे, जिसे उसने अपने स्टेट के बैकयार्ड में छोड़ दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रैबिट की पॉपुलेशन इस कदर बढ़ी कि उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के 70% हिस्से को अपना घर बना लिया। जी हां, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि महज 60 सालों में उन 13 खरगोशों ने अपनी आबादी बढ़ाकर 10 बिलियन कर दी थी। यहां खरगोश अपनी पॉपुलेशन इतनी तेजी से इसलिए बढ़ा पाए क्योंकि वहां उन्हें मारने के लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर मौजूद नहीं था, कोई उनका प्राकृतिक शिकारी मौजूद नहीं था। हालात इतने खराब हो गए कि खरगोशों ने पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की फसलें तबाह कर दी। पूरे द्वीप पर सॉइल एरोजन होने लगा और खरगोश रिहाइश इलाकों में भी घुसने लगे और लोगों के चुपके से घरों में घुसकर तबाही मचा देते थे। इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह थी कि ऑस्ट्रेलिया में खरगोश की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी और विशेषज्ञों का मानना था कि जल्द ही इसका उपाय नहीं खोजा गया तो सभी इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए यह महाद्वीप छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर हम इसे इतिहास का सबसे बड़ा मैमल पॉपुलेशन एक्सप्लोशन न कहें तो गलत नहीं होगा। यह हर साल 80 मील इलाके को अपने अंडर में लेकर हर प्रांत, हर स्टेट, हर कोने तक पहुंच गए थे। यहां तक कि कुछ इलाकों में तो बॉर्डर पर फेंस भी लगाई गई थी और जहरीली गोलियां भी फेंकी गई थीं, जिसे खाकर खरगोश मर जाएं। लेकिन कोई तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा था। यह खरगोश गड्ढे खोदकर जमीन में रहते थे, इसलिए किसानों को इनके घर डिस्ट्रॉय करने का भी आदेश दिया गया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि खरगोश के समूह ने हम पर हमला करने की कोशिश की है। अब चूंकि यह वाइल्ड रैबिट्स थे, तो जब इन्हें खाना नहीं मिल पाता था तो ये चिड़चिड़ा हो जाते थे और हमला करने में देर नहीं करते थे। तभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कुछ वाइल्ड रैबिट्स को पकड़ा और उनके शरीर में माइक्समेटोसिन नामक वायरस को इंजेक्ट कर दिया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। यह वायरस रैबिट को एक ऐसे डिजीज को देता था जिससे तड़पकर उनकी मौत हो जाती थी। हालांकि कई देशों ने ऑस्ट्रेलिया के इस कदम की आलोचना भी की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वह पहला देश था जिसने जानबूझकर जीवित जीवों में वायरस फैलाया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने किसी की एक नहीं सुनी और कई सालों तक रैबिट में वायरस इंजेक्ट करता रहा और एक से दूसरे खरगोश में वायरस फैलने की वजह से अनगिनत खरगोश मारे गए, जिससे ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की संख्या कम होकर 1 बिलियन पर आ गई थी। एक समय तो ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में सिर्फ मरे हुए खरगोश ही दिखाई देते थे। लेकिन फिर बचे हुए रैबिट्स ने इस वायरस के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी बिल्ड कर ली और अब उनके शरीर पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता था, जो देखकर वहां के वैज्ञानिक लैब में ही एक और वायरस बनाने की कोशिश में लग गए। जी हां दोस्तों, 80 के दशक में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस बनाने में कामयाब हुए, जो रिबोक एसिड से बना हुआ था। और जब रैबिट इस वायरस के कांटेक्ट में आते तो तुरंत संक्रमित हो जाते और महज 48 घंटों में उनकी मौत हो जाती। इस तरह साल 1996 आते आते इस वायरस ने ऑस्ट्रेलिया में 96% तक रैबिट्स की मौत कर दी और आज ऑस्ट्रेलिया में करीब 200 बिलियन रैबिट्स हैं, जिनका नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ जंगलों में ही रखा गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इस दिर रैबिट प्रॉब्लम से दुनिया को एक सीख जरूर मिली कि जो जानवर जिस इलाके का है उसे वहीं रहने देना चाहिए, वरना दूसरे देश या महाद्वीप के डिफरेंट इकोसिस्टम में या तो उसकी मौत हो जाएगी या फिर वह अपनी संख्या इस कदर बढ़ा लेंगे कि उन्हें संभाल पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन यह सब जानने के बावजूद चीन ने एक ऐसा रिस्की कदम उठाया है जो या तो उसे आबाद करेगा या फिर बर्बाद। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेगिस्तान में अचानक से 12 लाख खरगोश छोड़ने की, चीन के बड़े दाव के बारे में। लेकिन चीन में हर साल दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा यानी करीब 99 मिलियन खरगोश पैदा होते हैं। तो फिर उसने अपने जंगलों में 12 लाख विदेशी खरगोश क्यों छोड़े हैं? इसका कारण जानने के लिए हमें चीन के इतिहास को कुछ साल पीछे पलटकर देखना होगा।
तो 1950 के दशक में चीन के तानाशाह माओ जेडो ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसमें देश में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइज कैंपेन और उसकी टैग लाइन रखी गई थी, इंसान को कुदरत को मुट्ठी में करना होगा, जिसके तहत माओ जी डोंग का प्लान था कि वो सारी चीजें जो खेती को नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें पूरी जड़ से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम किया, जो स्पैरो होती हैं, गौरैया, उन चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। चिड़िया जहां नजर आती थी खेत के पास, जो बर्तन बजाकर उन्हें लैंड नहीं होने दिया जाता, उतरने नहीं दिया जाता था, उनको गोली मारी जाती थी, उनका शिकार किया जा रहा था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरकार उन चीनी लोगों को इंसेंटिव देती थी जो सबसे ज्यादा चिड़िया मारता था। अब ऐसे इसलिए क्योंकि चीन के तानाशाह का मानना था कि यह चिड़िया हमारी 1 से 2% फसल खा जाती है। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि चिड़िया फसल के साथ साथ कीड़े मकड़े भी खाती है, वही कीड़े मकड़े जो पूरे पूरे खेत को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। यानी कि एक तरह से चिड़िया चीनी लोगों के खेत की रक्षा करती थी और यह कुदरत का इकोसिस्टम बना हुआ था। लेकिन देखते ही देखते चीन ने अपने यहां मौजूद हर चिड़िया को मार दिया, जिससे कीड़े मकोड़े और चूहों की संख्या बढ़ने लगी, और इन तीनों जीवों ने मिलकर पूरे के पूरे खेत तबाह करने शुरू कर दिए, जो देख चीनियों ने जहर छिड़ककर 1.5 बिलियन चूहे, 200 बिलियन पाउंड मक्खियां और 24 मिलियन पाउंड कीड़े मकोड़े मार दिए। लेकिन इसका असर खेत में अनाज पर भी पड़ा और चीन का एग्रीकल्चर तबाह हो गया, जिससे वहां अगले 4 सालों तक भयंकर भूखमरी फैली। करोड़ों लोगों की जान गई और कई जंगल सूखकर रेगिस्तान में बदल गए, और उस बेहुदा गलती का नतीजा चीन आज भी भुगत रहा है। जी हां, आज से करीब 30 साल पहले 90 के दशक में चाइना का रेगिस्तान 1.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, जो कि देश के कुल जमीन का 99.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लगभग 5वां हिस्सा था। लेकिन साल 2015 आते आते चीन का रेगिस्तानी इलाका 2.62 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसके अलावा चीन की 44% जमीन डीपीआर यानी डिसर्टिफिकेशन प्रोन जोन में पहुंच चुकी थी, यानी बंजर हो चुकी थी, और रेतीला रेगिस्तान धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा था, जिससे चीन में बारिश की कमी होने लगी और ग्लोबल वार्मिंग भी अपने चरम पर पहुंच गई। साथ ही पानी भी कम होने लगा और शहरी इलाकों में भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग शहरों की तरफ माइग्रेट होने लगे, जो देख चीन अथॉरिटीज के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस डिजर्टिफिकेशन से यानी करीब 33,400 करोड़ का इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। वहीं इससे चीन की 30% जनता यानी 40 करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो अगले 300 साल में चीन एक बंजर रेगिस्तान बन जाता और इसकी इकोनॉमी अर्श से फर्श पर आ जाती, जिसे देखते हुए चीन ने रेगिस्तान को जंगल में बदलने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसमें 3 स्टेप्स फॉलो किए जाने लगे। और पहली टेक्निक थी फॉरेस्ट्री, जिसके तहत चीनी प्रशासन ने 3 लाख एकड़ रेतीली जमीन में जंगल बनाने के लिए वहां से पेड़ लगाने शुरू किए, जो रेतीली जमीन में उग सकें। दूसरा कदम था एग्रीकल्चर, जिसके लिए रेगिस्तान के आसपास के गांव के किसानों को इस जमीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें उस तरह की फसलों की खेती करने को कहा गया जो रेतीली जमीन पर कम पानी में पनप सकें। इस तरह पहले फॉरेस्ट्री प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया, और अब इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए आखिरी प्रक्रिया बाकी थी, जो थी एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। अब चीन के वैज्ञानिकों ने सालों तक रिसर्च किया कि इन जंगलों में कौन सा जानवर छोड़ा जाए जो नए इकोसिस्टम में पनप सके और अपनी संख्या भी बढ़ा सके, ताकि इनका पशुपालन करने वाले किसानों को भी आमदनी हो सके। और फिर रेक्स प्रजाति के रैबिट को चुना गया, क्योंकि चीनी लोगों को रैबिट खाना बहुत पसंद है, जिससे इन्हें पालने वाले किसान इन्हें बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते थे। इसके अलावा इस प्रजाति के खरगोश की खासियत होती है कि यह घास की जड़ों को तराशता है, जिससे यह जमीन की मिट्टी में खुदाई करके सुरंग बनाता है और फिर उसमें जाकर नीचे से घास की जड़ों को चरना शुरू करता है। इसकी इस हरकत से जमीन और ज्यादा उपजाऊ होने लगती है, और उपजाऊ जमीन हो तो पुराने प्लांट से जो सीड यानी बीज गिरेंगे वह भी अपने आप उगने लगेंगे और फॉरेस्टेशन की प्रोसेस बूस्ट हो जाएगी, यानी कि खुदाई करना एक तरह से हल चलाने जैसा काम है। इसके अलावा एक मादा रेक्स रैबिट साल में 40 बच्चों को जन्म दे सकती है, और यह जानवर किसी भी इकोसिस्टम के हिसाब से अपने शरीर को ढाल लेते हैं। ऐसे में चीन ने विदेश से 12 लाख रेक्स रैबिट खरीदकर उन्हें अपने रेगिस्तान में बने नए जंगलों में छोड़ दिया है, और चीन को इससे भी लाभ दिख रहे हैं। जी हां, अब जब इन रैबिट्स को छोड़ा गया था
तो शुरुआत में इनके लिए 100 किलोमीटर की जगह फाइनल की गई थी और उस 100 किलोमीटर रेगिस्तान में सिर्फ 3% यानी 3 किलोमीटर लैंड एरिया में ही वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे थे। मगर कुछ ही सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 84% तक पहुंच चुका है, यानी 100 में से 84 किलोमीटर जमीन उपजाऊ हो गई है, जहां घास, पेड़ पौधे और फसलें पनप रही हैं। लेकिन जैसा कि आपने ऑस्ट्रेलिया के केस में देखा, खरगोश वैसे ही फॉरेस्ट्री को प्रमोट करते हैं, लेकिन उनकी संख्या हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वह पूरे के पूरे जंगल को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो देखना यह होगा कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़कर सही किया या गलत? क्या भारत को भी चीन जैसा रिस्की प्लान बनाकर अपने थार रेगिस्तान को जंगल में बदलने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।